क्वेश्चन 10 प्रैक्टिकल क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ग्रो मोर लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001. सो शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड. शेयर कैपिटल को नोट नहीं है. क्या है? नहीं है नोट. सो ओपनिंग बैलेंसेस राइट साइड कॉलम, वहाँ से आपको करंट ईयर तक आना है. सेकेंड कॉलम, सेकेंड लास्ट कॉलम इज करंट ईयर. सो 8 लाख का 10 लाख हुआ, मतलब क्या हो गया होगा? 2 लाख इशू ऑफ शेयर्स. कौन से एक्टिविटी के अंडर? फाइनेंसिंग. रिजर्व सरप्लस आप देखोगे नोट में. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अगेन नोट. करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में. अदर करंट लायबिलिटीज के लिए हम देखेंगे नोट. शॉर्ट टर्म प्रोविजन इज प्रोविजन फॉर टैक्स. लास्ट ईयर कितना था? 70,000. करंट ईयर 1 लाख. सो वो आगे समझेगा हमें कि कितना पेमेंट किया है. एसेट्स में देखो, नॉन करंट एसेट्स में पीपीई के लिए नोट है वो, या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की है? नोट 4 किसकी है? पीपीई की है. ओके, पीपीई की नोट 4 फिर वो देखते हैं बाद में. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या लग रहा है आपको? ओपनिंग में 0 था, अभी 1 लाख हो गया. परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, सो आउटफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग. वेरी गुड. करंट एसेट्स आप क्या करोगे? वर्किंग कैपिटल चेंजेस. एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग 2 लाख था एंड क्लोजिंग 0 हो गया. सो आपका आंसर क्या आना चाहिए? हाँ, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2 लाख. 0 नहीं, नेट डिक्रीज आनी चाहिए ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 2 लाख की. सो क्लोजिंग बैलेंस 0 हो जाएगा. ओके. सो ये आप मेन एग्जाम में भी चेक कर सकते हो ना, आपने जो किया है वो करेक्ट किया है या नहीं. सो वहाँ पर ही आपको मार्क्स समझ में आ जाएंगे कितने मिलेंगे इस क्वेश्चन में. सो नोट्स टू अकाउंट्स में पहला रिजर्व सरप्लस का है. देखो रिजर्व बढ़ गया है क्या? 50,000 से. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्रीज बाय 40,000. सो रिजर्व बढ़ गया मतलब कुछ तो ट्रांसफर हुआ है रिजर्व को. रिजर्व को कहाँ से ट्रांसफर हुआ? जो करंट ईयर का प्रॉफिट है. करेक्ट. सो एक्चुअली प्रॉफिट 40,000 का हुआ नहीं रहेगा, 90,000 का प्रॉफिट हुआ रहेगा, जिसमें से 50,000 इज ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व. दैट्स वाई 40,000 इज देयर इन P&L अकाउंट. सो 60 + 40 1 लाख ऐसे बैलेंस हो गया P&L का. ओके और कुछ भी हो सकता है, वो नीचे जैसे जैसे एडजस्टमेंट पढ़ोगे वैसे समझेगा. सेकेंड इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. डिबेंचर्स इशूड एट द एंड ऑफ द ईयर. स्टार्टिंग में कुछ नहीं थे. इशू ऑफ डिबेंचर्स, इनफ्लो अंडर फाइनेंसिंग. करेक्ट. एंड इशूड एट द एंड ऑफ ईयर लिखा है, उसका क्या बेनिफिट? देयर इज नो इंटरेस्ट. करेक्ट. नहीं तो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर एड बैक हो जाता ऑपरेटिंग में एंड डिडक्ट फ्रॉम फाइनेंसिंग. करेक्ट. अदर करंट लायबिलिटीज 1 लाख पहले थी डिविडेंड पेएबल, बट अभी नहीं है, मतलब डिविडेंड पेड 1 लाख का तो पे किया ही है, और कुछ डिविडेंड डिक्लेयर्ड है तो वो भी पे किया है क्योंकि लायबिलिटी अभी नील है. सो डिविडेंड पेड इज आउटफ्लो अंडर फाइनेंसिंग. करेक्ट. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में दोनों बढ़ गए हैं क्या? यस. सो फर्स्ट रोमन 1 आप किसके सामने लिख रहे हो? प्लांट एंड मशीनरी के सामने लिख दो रोमन 1. क्या है रोमन 1? डेप्रिसिएशन एट 25% वॉज चार्ज ऑन द ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. देन सेकेंड एट द ईयर एंड 1 ओल्ड मशीन कॉस्टिंग 50,000 जिसकी WDV 20,000 थी वॉज सोल्ड फॉर 35,000. परचेस वॉज ऑल्सो मेड एट द ईयर एंड. सो ईयर एंड को परचेस है तो उसके ऊपर डेप्रीसिएशन नहीं आएगा. करेक्ट. एंड WDV 20,000 वाला मशीन आपने सेल किया 35,000 को. सो आपको प्रॉफिट हुआ है 15,000. दैट विल बी डिडक्टेड अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड इनफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग 35,000. सो रोमन 2 भी प्लांट एंड मशीनरी के सामने नंबर लिख दिया. रोमन 3 50,000 वॉज पेड टूवर्ड्स इनकम टैक्स ड्यूरिंग द ईयर. सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट के 2-3 लाइन्स छोड़ के इनकम टैक्स पेड 50,000.
ओके, ओपनिंग वाला देखो कितना था, 70,000 था, उसमें से ही हमने 50,000 पे किया है, ठीक है। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इमेजिन करो, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट इमेजिन करो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 70,000, टू बैलेंस कैरिड डाउन 1 lakh, इनकम टैक्स पेड दैट इज टू बैंक 50,000। सो टोटल डेबिट साइड की ज़्यादा है, 1,50,000 माइनस 70,000, मतलब प्रोविजन की थी, हाँ, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000, ओके। सो एड बैक करते वक्त प्राजक्ता कितना एड बैक करना है, 80,000, हाँ, क्योंकि प्रोविजन 80,000 की थी, हाँ बरोबर। सो लास्ट ईयर का 20,000 अभी भी पे नहीं किया है एंड करंट ईयर का 80,000 नहीं पे किया, ऐसे 1 lakh हाँ बैलेंस है, प्रोविजन। सो एग्ज़ाम में आप लेजर अकाउंट कर सकते हो एज अ वर्किंग नोट, ठीक है। सो आपको याद है क्या, एनपीओ के टाइम में बार बार बोलती थी लेजर करो, और अब बोलते थे वर्टिकल। सो लेजर अकाउंट्स लगते हैं आगे। सो कुछ भी आपको लेजर फॉर्म में ही इमेजिन होना चाहिए, ठीक है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बताओ कितना है, 70,000, टू बैलेंस कैरिड डाउन 1 lakh, टू बैंक 50,000, सो बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे जाएगी, करेक्ट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। इतनी प्रोविजन आपने क्रिएट की ड्यूरिंग द ईयर बाय P&L अकाउंट। सो ये जो प्रोविजन है इट इज नॉन कैश आइटम, सो यू विल एड बैक 80,000, बट इनकम टैक्स पेड कितना लिखोगे, 50,000, ओके। एड बैक करते वक्त 80,000, क्लोजिंग बैलेंस 1 lakh कैसे है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का 20,000 रिमेनिंग है, प्लस अभी का 80,000 भी पेड नहीं है, ऐसे 1 lakh रिमेनिंग है। सो प्रीवियस ईयर की प्रोविजन ज़्यादा हुई, मतलब प्रोविजन 70 की करके रखी थी, बट एक्चुअल इनकम टैक्स कितना आया, 50,000, तो उतना पे किया। एंड करंट ईयर की प्रोविजन आपको 1 lakh चाहिए थी, तो उसमें से 20,000 है ही ओपनिंग का, सो आपने सिर्फ कितनी की, जो 80,000, तो वो 1 lakh हो गई, ठीक है। सो रोमन 3 किसके सामने लिखोगे, इधर प्रोविजन फॉर टैक्स के सामने रोमन 3, ठीक है। नेक्स्ट रोमन 4 है क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग गॉट कंप्लीटेड ऑन 31st March एंड हेंस नो डेप्रिसिएशन में बी चार्ज ऑन द सेम। सो बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन कुछ नहीं आएगा। सो बिल्डिंग का जो डिफरेंस है 2 lakh का, दैट इज परचेस ऑफ बिल्डिंग, इट इज आउटफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग, ठीक है। यस, सो प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाते हैं। ये घर पे आप डिटेल में सॉल्व करोगे क्या, अभी सिर्फ डिस्कस करते हैं, ठीक है। यस, एक एक अमाउंट्स बताओ मुझे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, $5 lakh, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 7 करेक्ट, देन डेप्रिसिएशन 25% ना,
कितना आ रहा है 1,25,000। ये आप क्या करोगे, एड बैक करोगे ना, नॉन कैश आइटम है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए। बाय बैंक 35,000 एंड प्रॉफिट इधर लिखना है ना, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000। ओके, सो बैंक टू, एक मिनट, हाँ मैं इसकी जर्नल एंट्री एक्सप्लेन कर रही हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू, सो पहले जितने भी अमाउंट आ गई सेल करके दैट इज 35,000, वो हमने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट की, बट इसमें प्रॉफिट इंक्लूड था ना, सो प्रॉफिट पोर्शन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट से किधर ट्रांसफर किया, टू P&L, इसलिए ऐसे दो एंट्रीज किए। इसकी कंबाइंड एंट्री बता सकता है क्या कोई? करे, $35,000 यहाँ पर WDV, हाँ करेक्ट, क्लियर है ये, सेकंड का था ना ये। फिर इसका कॉस्ट का क्या करना है, 50,000 कॉस्ट का कुछ नहीं करना है। ओके, ये कब कॉस्ट कब लगती है, अगर आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया है तो, बट यहाँ पर ऐसे कुछ अकाउंट नहीं दिख रहा ना, मतलब ये डेप्रिसिएशन जो है वो किसको क्रेडिट कर रहे हैं, डायरेक्टली एसेट को। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट एंट्री कर रही है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं कर रहे। सो हमें कॉस्ट से साथ कुछ लेना देना ही नहीं है। जो ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख, इट इज WDV ओनली। सो ये भी आपको WDV देखना है, 50,000 का कुछ नहीं करना है। सो परचेस वॉज ऑल्सो मेड एट द ईयर एंड, सो बैलेंसिंग फिगर विल बी परचेस ना, इसका बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज टू बैंक, एंड ये कहाँ पर जाएगा, परचेस ऑफ मशीनरी आउटफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग, करेक्ट। एंड लास्ट डे को किया है ना परचेस, सो नो डेप्रिसिएशन। ओके, प्लांट एंड मशीनरी रिलेटेड फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन इतना ही था। थर्ड वाला आपको समझा, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट प्रिपेयर करो, ओपनिंग क्लोजिंग लिख दो, जो पे किया है उसको टू बैंक लिख दो, बैलेंसिंग फिगर विल बी बाय P&L। सो एड बैक करते वक्त 80,000, डिडक्ट करते वक्त 50,000। देन ये उन्होंने दिया था लास्ट डे को है, इसलिए डेप्रिसिएशन नहीं होगा। ठीक है, अभी देखो स्टार्टिंग पॉइंट कैसे लिया है, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं ना हम। सो नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, हाँ 90,000। सो ये 1 लाख माइनस 60,000, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग P&L 40,000, एंड जनरल रिजर्व का डिफरेंस एक्चुअली इमीडिएटली लिखना चाहिए उन्होंने 50,000। ऐसे 90,000 का नेट प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स, उसमें वो टैक्स 80,000 ऐड बैक करने के बाद यू विल गेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देन यू विल राइट एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, एंड देन यू विल डिडक्ट दिस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट। उन्होंने शॉर्टकट मारा है, बट हमने शॉर्टकट मारा तो हमें शॉर्ट मार्क्स आ जाएंगे, हमें फुल मार्क्स चाहिए तो फुल लिखना पड़ेगा। सो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी लेस किया, ये और डेप्रीसिएशन इतना ही, एक नॉन कैश था एंड एक नॉन ऑपरेटिंग आइटम था, वो आने उसके एडजस्टमेंट्स होने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल गया आपको बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अभी चलो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, अभी बताओ मुझे इंक्रीज डिक्रीज के ट्रीटमेंट्स। ट्रेड पेएबल से स्टार्ट करना है, कम हुआ ना, मतलब पेमेंट किया 1,20,000 का,
माइनस, करेक्ट। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स एंड माइनस करना है क्योंकि आउटफ्लो है, पेमेंट किया इसलिए माइनस हो गए। अदर करंट लायबिलिटीज में क्या है? डिविडेंड, तो वो तो फाइनेंसिंग में जाएगा, आउटफ्लो। फिर डायरेक्टली करंट एसेट्स, 2 लाख से इन्वेंट्री बढ़ गया है, लेस, करेक्ट। इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, देन ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो गए 2 लाख से, ऐड, करेक्ट। सो इंक्रीज, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स एंड पॉजिटिव 2 लाख, फिर हो गया ना। फिर जो मिलेगा दैट इज कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस एंड देन लेस इनकम टैक्स पेड। सो नेट कैश जनरेटेड आया या यूज्ड आया? जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग में परचेस ऑफ फिक्स एसेट, एक्सपेंसेस ऑन बिल्डिंग, वो कंस्ट्रक्शन चालू है ना, इसलिए परचेस ऑफ बिल्डिंग नहीं लिखा है क्योंकि हमने परचेस नहीं किया, हम खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना, कंस्ट्रक्शन वर्डिंग्स है वहाँ पर। सो आप कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग लिखो, नहीं तो एक्सपेंसेस ऑन बिल्डिंग लिखो, ठीक है। 2 लाख वो भी आउटफ्लो हुआ। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट्स अगेन आउटफ्लो। सेल ऑफ ओल्ड मशीन ये एक ही इनफ्लो है, सो यहाँ पर निगेटिव आ रहा है, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। Then cash flow from financing activities, proceeds from issue of shares, proceeds from issue of debentures, dividend paid, net cash generated from financing, and net decrease in cash and cash equivalent 2 lakh. Cash and cash equivalent at the beginning of the year 2 lakh है, इसलिए at the end नील हो गया। So घर पे अभी सॉल्व कर सकते हो ना ये। 10th 11th करो, मैं 5 मिनट पहले आपको देती हूँ एंड देन मैं पूछती हूँ आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए दे रही हूँ। जस्ट एडजस्टमेंट्स पढ़ो एंड क्या ट्रीटमेंट आपको लग रही है वो आप बताओ पहले। पहले बैलेंस शीट दी है ना आपको, करंट ईयर प्रीवियस ईयर का। डायरेक्टली एडजस्टमेंट्स पढ़ो, 7 एडजस्टमेंट्स। धीरे धीरे खुद को मतलब विदाउट माय हेल्प आपको इंटरप्रिटेशन आ रहा है क्या, मुझे चेक करना है। फाइव मिनट्स का मैंने टाइमर लगाया है। हाँ,
रोमन नंबर्स लिखते जाओ उसके उसके सामने. So from the following balance sheets and information, prepare cash flow statement of RAN Limited by indirect method for the year ended 31st March 2001. So पहले क्लोजिंग है देन ओपनिंग है, ठीक है. सो बैलेंस शीट में क्या क्या है? शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग सबको नोट है. ट्रेड पेएबल्स विल बी द पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल. अदर करंट लायबिलिटीज आगे नोट. शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ओपनिंग 60,000 थी, क्लोजिंग 95 है. प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नोट है. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या लग रहा है आपको? 80,000 का 50,000 हुआ मतलब सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो इनफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 30,000, ठीक है. बाकी करंट एसेट्स का पार्ट किधर आएगा? वर्किंग कैपिटल चेंजेस में. फिर नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल का क्या हुआ है? इक्विटी शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर्स 1 लाख, इनफ्लो अंडर फाइनेंसिंग. 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पहले 2 लाख थे अभी कुछ नहीं है. हाँ, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, सो आउटफ्लो अंडर फाइनेंसिंग. रिजर्व सरप्लस में पहले CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कुछ भी नहीं था, वो क्रिएट हो गया. कैपिटल रिजर्व भी कुछ भी नहीं था पहले 70,000, अभी क्रिएट हुआ. जनरल रिजर्व पहले 2,50,000 था, वो कम हो गया 1 लाख से. एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000 से बढ़ गया. सो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स नाम का जो टॉपिक है वो कहाँ पर गया? फाउंडेशन में. आप आ गए इंटरमीडिएट में, सो आपको टॉपिक नहीं है. सो जब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होता है आउट ऑफ द कैपिटल तो एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है, उसका नाम है CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. तो वो क्रिएट किससे क्रिएट होता है? जो फ्री रिजर्व्स है. फ्री रिजर्व्स मतलब द रिजर्व्स विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड. सो फ्री रिजर्व्स कौन से है? P&L अकाउंट, जनरल रिजर्व, ऐसे. सो अभी आपको जनरल रिजर्व दिख रहा है 1 लाख से कम हुआ है एंड CRR 1 लाख से बढ़ गया है. सो जर्नल एंट्री क्या हुई रहेगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR. सो कैश फ्लो पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या इसका? नहीं. वहाँ पर एंट्री लिखो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 1 लाख, ठीक है. अगर यहाँ से नहीं गया होता जनरल रिजर्व से तो कहाँ से CRR क्रिएट हुआ रहता? P&L से. सो मतलब आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो एक्चुअली 50,000 का हुआ है क्या ड्यूरिंग द ईयर? नहीं. कैपिटल रिजर्व भी क्रिएट हुआ है 70,000 का, वो कैसे क्रिएट हुआ? P&L से ही ट्रांसफ़र किया है. सो उसकी एंट्री जर्नल एंट्री P&L अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 70,000. जनरल रिजर्व से वो क्रिएट नहीं हुआ है कैपिटल रिजर्व. कैसे समझा? क्योंकि जनरल रिजर्व से सिर्फ 1 लाख ही कम हुआ है एंड 1 लाख CRR में बढ़ गया है. सो जो कैपिटल रिजर्व क्रिएट हुआ है वो कहाँ से क्रिएट हुआ है? फ्रॉम P&L. एंड उसकी एंट्री आपको आती है P&L अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. वहाँ पर लिख दो. आपको एक ही सब्जेक्ट नहीं है ना, कितने सब्जेक्ट्स है? 6. ये क्यों बता रही हूँ? अभी लगता है कि हाँ मैम याद है, इसमें क्या है, याद है हमें, बट वो 6 सब्जेक्ट्स में ये पॉइंट याद रहना चाहिए ना बाद में. नवंबर तक कितने डेज? 240. सो P&L अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 70,000 एंड आपको इंक्रीज 50,000 का दिख रहा है, मतलब प्रॉफिट कितना हो सकता है ड्यूरिंग द ईयर का? 1,20,000 विच इज आफ्टर टैक्स. डिबेंचर्स में क्या लग रहा है? इशू ऑफ डिबेंचर्स. सो इनफ्लो अंडर फाइनेंसिंग 2 लाख.
ओके मग ते नाही आहे. देखते हैं हम एडजस्टमेंट्स. मैंने वही तो बोला, हो सकता है 1,20,000 है, नहीं है. एडजस्टमेंट्स भी हमें चेक करना है साइमल उसके बाद. ठीक है, अगर एडजस्टमेंट कुछ नहीं होता तो 1,20,000. अभी इशू ऑफ डिबेंचर्स इनफ्लो 2 लाख अंडर फाइनेंसिंग. अदर करंट लायबिलिटीज में डिविडेंड पेएबल कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब डिविडेंड पेड 60,000, आउटफ्लो अंडर फाइनेंसिंग. लायबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस 10,000 से बढ़ गए हैं. इट इज़ अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल. एंड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में एडजस्टमेंट्स होने वाले हैं बहुत सारे. सो फर्स्ट इज रोमन 1 लैंड एंड बिल्डिंग के सामने आपने रोमन 1 डाला होगा. अ पीस ऑफ लैंड हैज़ बिन सोल्ड आउट फॉर रुपीज़ 1,50,000 जिसका कॉस्ट था 1,20,000 एंड द बैलेंस लैंड वॉज रिवैल्यूड. कैपिटल रिजर्व कंसिस्टेड ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड. सो यहाँ से समझा हमें कि कैपिटल रिजर्व जो क्रिएट हुआ है वो कहाँ से क्रिएट हुआ है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड. सो वो P&L का ट्रांसफर नहीं है. ओके एक मिनट रुको. सो लैंड देखो कितनी है आपके पास, 2 लाख की. उसमें से 1,20,000 की लैंड सेल हो गई है 1,50,000 को, तो वो 30,000 प्रॉफिट कमाया आपने ऑन सेल ऑफ लैंड. तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड यू विल डिडक्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिकॉज इट इज़ नॉन ऑपरेटिंग इनकम. एंड सेल ऑफ लैंड का इनफ्लो कहाँ पर गया, 1,50,000 इनफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग. ओके, सो अभी आपके पास कितनी लैंड बची है, 80,000 की. एंड वो 70,000 से रिवैल्यू होके 1,50,000 हो गई है क्या. कैपिटल रिजर्व में जो 70,000 था वो यहाँ से आया हुआ है. ओके, सो 2 लाख की लैंड थी, उसमें से 1,20,000 की लैंड सेल की आपने. सो बाकी कितनी है लैंड, 80,000. बट लैंड का ऑब्वियसली अपवर्ड रिवैल्यूएशन होगा ना. आपने लैंड परचेस की थी 80,000 को, 10 साल के बाद मैम अभी इसकी वैल्यू 8,000 हो गई 10 साल के बाद. ऐसे होगा क्या, वो अपवर्ड रिवैल्यूएशन ही होता है लैंड में. सो उस केस में 80,000 कॉस्ट थी, बट आज अगर आप सेल करने को जाओगे तो आपको उसके 1,50,000 मिलने वाले. ओके, इसको फेयर वैल्यू बोलते हैं, वो CA फाइनल में आप सीखोगे. सो 80 अभी डायरेक्टली अमाउंट मिल जाती है आपको ऐसे 70,000. सो 80,000 की लैंड अभी आपको बुक्स में कितने पे रिकॉर्ड करनी है, 1,50,000 को. सो 70,000 का इंक्रीज. सो जो रिवैल्यूएशन हुआ है उसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी, लैंड अकाउंट डेबिट टू, हाँ, टू कैपिटल रिजर्व. लिखो वहाँ पर. कैसे लिखोगे बुक में, लेफ्ट साइड को ऐसे लिखो, 2 लाख माइनस 1,20,000. क्यों लिखना है, क्योंकि अभी याद है, बट कब तक याद रहना चाहिए मैंने बताया ना आपको, इसलिए लिखो. आपको अभी इजी लग रहा है 80,000 कॉस्ट, बट वहाँ पर क्लोजिंग कितना दिया है उन्होंने, 1,50,000. सो 70,000 का रिवैल्यूएशन अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड रिवैल्यूएशन. एंड मुझे एक बार एंट्री बताओ, लैंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. अमाउंट किस. सो आपने रोमन 1 कहाँ पर लिखा था, लैंड के सामने ना, लैंड एंड बिल्डिंग. सो लैंड एंड बिल्डिंग में आप क्या क्या करोगे बताओ एक बार. इनफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग 1,50,000. ऑपरेटिंग से प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड कितना माइनस करोगे, 30,000. फिर जो रिवैल्यूएशन हुआ दैट इज लैंड टू कैपिटल रिजर्व, उसमें कैश फ्लो का सवाल नहीं है. सो जो रोमन 1 है वो आपको कैपिटल रिजर्व के बाजू में भी लिख दो, रोमन 1, क्योंकि ये क्रिएट कैसे हुआ है, बिकॉज ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ लैंड.
एंड नॉट बिकॉज ट्रांसफर फ्रॉम पी एंड एल। ठीक है, वो एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद समझता है। अगर एडजस्टमेंट में कुछ नहीं रहता ये, तो 70,000 कहाँ से क्रिएट हुआ? बिकॉज ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम पी एंड एल। अगर एडजस्टमेंट नहीं होती ये रिवैल्यूएशन की तो। ठीक है, रोमन 1 हो गया। कैपिटल रिजर्व क्रिएट करने के लिए कुछ तो सिचुएशन होनी चाहिए जिससे कैपिटल रिजर्व क्रिएट करते हैं। कैपिटल रिजर्व कब कब क्रिएट होता है? एक तो ये हुआ रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन के केस में कैपिटल रिजर्व आता है। सीबीएसई आईसीएसई वालों को पता है कैपिटल रिजर्व कब आता है। करेक्ट, हाँ ये इनको भी पता है। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का बैलेंस यू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। करेक्ट, वो शायद आपने इतना डिटेल में किया नहीं होगा। इशू ऑफ शेयर, हाँ हाँ करेक्ट। इशू ऑफ शेयर्स फॉर अदर देन कैश। आपने बिजनेस परचेस किया, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एंड यू हैव इशूड शेयर्स, एंड इफ इट इज हाँ गुडविल। करेक्ट, उल्टा है तो गुडविल, अदरवाइज कैपिटल रिजर्व। ये 2-3 सिचुएशंस आपको पता है। ओके, आपको वो AS 14 में समझेंगे वो क्या बोल रहे हैं अमलगमेशन ऑफ कंपनीज के टाइम। ठीक है, सो लैंड हो गया। अभी सेकेंड, ऑन 1st April 2000 अ प्लांट वॉज सोल्ड फॉर 90,000, ओरिजिनल कॉस्ट 70,000, WDV 50,000 and debentures worth rupees 1 lakh were issued at par as part consideration for plant of rupees 4.5 lakh acquired. So दो अलग चीज़ें हैं। हाँ, फर्स्ट इज प्लांट सोल्ड 90,000, इनफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग 90,000, WDV के साथ कंपेयर करो 50,000 का लैंड आपने प्लांट अपने सेल किया 90,000 को, सो 40,000 का प्रॉफिट डिडक्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग बिकॉज इट इज नॉन ऑपरेटिंग आइटम। और प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन दिख रहा है क्या आपको? नहीं, मतलब WDV मेथड से कर रहे हैं ना वो, सो आपको कॉस्ट वो देखनी ही नहीं है 70,000। फिर उन्होंने 1 लाख के डिबेंचर्स इशू किए हैं। वाई? इशूड एट पार एज पार्ट कंसिडरेशन फॉर प्लांट ऑफ रुपीज 4.5 lakh acquired. So entry plant account debit to debentures to bank. Plant account debit 4,50,000. To bank and to debentures amounts बताओ। 3,50,000 का पेमेंट। सो कैश आउटफ्लो में हमें कितना दिखाना है? 3,50,000। करेक्ट, एंड ये 2 डिबेंचर्स। सो आपके जो डिबेंचर्स बढ़ गए हैं वो कितने से बढ़ गए हैं? 2 लाख इधर। उसमें से 1 लाख इनफ्लो नहीं हुआ ना, क्योंकि उसके बदले में प्लांट आ गया, एंड बाकी के 1 लाख का ही इनफ्लो दिखाना है आपको अंडर फाइनेंसिंग। सो 9% डिबेंचर्स के सामने भी रोमन 2 लिखो। रोमन 2 इज रिलेटेड टू डिबेंचर्स एज वेल एज प्लांट एंड मशीनरी। सो देखो यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी में उन्होंने आपको ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, परचेस आपको समझा 4.5 लाख का, सेल भी समझा 90,000 को सेल किया है, WDV 50,000। सो क्या बाकी है उस अकाउंट में? बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट की? डेप्रीसिएशन। वेरी गुड। ओके, अभी तक बैलेंसिंग फिगर क्या आ रहा था? परचेस ऑफ प्लांट। अभी सब परचेस दिया है, सेल दिया है, ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है, सो बैलेंसिंग फिगर विल बी
डेप्रीसिएशन, करेक्ट। डेप्रीसिएशन अलग से दिया है क्या उन्होंने? हाँ, मतलब इधर ही है वो, ऐसे ही निकालना है एज अ बैलेंसिंग फिगर। एंड फिर वो अमाउंट आने के बाद उसका क्या करोगे? एड बैक, बिकॉज इट इज नॉन कैश आइटम। मुझे फटाफट अमाउंट्स बताओ। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, प्लांट मशिनरी का ना, हे मी झूम करायला हवं आहे का मुलांनो? का दिसतं तुम्हाला? देन बाय बैलेंस कॅरीड डाऊन, यहाँ पर टू बैंक एंड टू 9% डिबेंचर्स, टू बैंक अकाउंट टू 9% डिबेंचर, दिस इज 3,50,000, दिस इज 1 लाख। बाय बैंक कितना आएगा? हाँ, एंड टू प्रॉफिट ऑन सेल, हाँ, क्या आ रहा है डेप्रीसिएशन? चेक करो। ओके, चेक किया क्या आपने? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 30,000 लेस किया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट 40,000 लेस किया। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है क्या? सेकेंड हो गया। हाँ हाँ, ओके, आते हैं उधर तक आते हैं। रोमन 3, पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 50,000 वॉज सोल्ड फॉर 70,000, सो अगेन इनफ्लो 70,000 अंडर इन्वेस्टिंग। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या करोगे? डिडक्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग 20,000 का। सो पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट लिखा है। इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग कितना है? 80,000, उसमें से कितने का सेल हुआ है? 50,000 का। हाँ, सो बाकी है 30,000, बट वो बोले क्लोजिंग कितना है? 50,000, सो परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000 हुआ। ओके, 80,000 ओपनिंग था, सेल कितने का किया? 50,000 का। सो 30,000 बैलेंस है, बट वो बोल रहे क्लोजिंग बैलेंस इज 50,000। इट मीन्स देयर इज अ परचेस ऑफ 20,000। परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आउटफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो वो हो गया। रोमन 3 लिख दिया आपने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स के सामने। प्रॉफिट वगैरह आप माइनस कर रहे हो। फोर्थ, प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव 5,000 was adjusted against cost of investment। oh, so रोमन 4 भी इन्वेस्टमेंट के सामने लिख दो। so उसके लिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स AS 21 में ये कंसेप्ट है। सो प्री एक्विजिशन डिविडेंड मतलब क्या? देखो, फॉर एग्जाम्पल
आज क्या डेट है? 24 फेब को आपने शेयर्स परचेस किए फ्रॉम XYZ पर्सन इन्फोसिस के, ठीक है। सो उसका डिविडेंड का डेट था 1 मार्च। सो 1 मार्च को शेयर होल्डर कौन है इन्फोसिस का? आप हो। सो डिविडेंड किसको मिलेगा? आपको मिलेगा, करेक्ट। बट कितने दिन हुए आपको शेयर्स लेके? 5 दिन, ओके। सो आइडियली किसको मिलने चाहिए बताओ वो डिविडेंड? पहले के ओनर को ना, क्योंकि उसने हेल्ड किए थे वो शेयर्स इन्वेस्टमेंट, बट डिविडेंड डेट आने के पहले उसने आपको सेल किया, ठीक है। सो जब आप परचेस करोगे इन्फोसिस के शेयर्स फ्रॉम दैट XYZ पर्सन, तो वो XYZ पर्सन भी होशियार होगा ना, वो आपसे शेयर की अमाउंट ले गया प्लस डिविडेंड की अमाउंट पहले ही लेके रखी होती है उसने। उसको बोलते हैं सेल ऑफ शेयर्स कम डिविडेंड, CUM कम, COME नहीं, CUM कम डिविडेंड, मतलब इंक्लूडिंग डिविडेंड आपने ऑलरेडी उसको ये 5,000 दिए थे, ठीक है। अभी वो 5,000 आपको मिलेंगे, ऑब्वियसली कंपनी के रिकॉर्ड पे जो शेयर होल्डर है 1 मार्च को उसको कंपनी देगी ना, या देखते रहेगी अरे पिछला ओनर कौन था, पिछला ओनर कौन था। 1 मार्च को उनके रिकॉर्ड शीट में क्या है? शेयर होल्डर इज आप, तो आपको 5,000 डिविडेंड मिला। बट XYZ पर्सन ऑब्वियसली शेयर ट्रेडिंग कर रहा है तो उसको पता है ना डिविडेंड कब डेट है, तो उसने आपसे ऑलरेडी लिया है। सो ये जो डिविडेंड रिसीव हुआ है 5,000, उसको बोलते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड। सो वो 5 दिन आपने हेल्ड किए थे शेयर्स, इसलिए आपको डिविडेंड नहीं मिला है। वो तो पहले के ओनर का था, बट उस दिन आप आ गए शेयर होल्डर, इसलिए आपको मिला, बट एक्चुअली आइडियली उसको मिलना चाहिए था, तो उसको प्री एक्विजिशन डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही आप आगे जब सेल करोगे तो आप भी क्या करोगे? डिविडेंड लोगे ना, एंड देन जो नया शेयर होल्डर बनेगा उसका नाम रजिस्टर में होगा कंपनी के शेयर होल्डर्स रजिस्टर में, तो कंपनी उसको डिविडेंड देगी। डिविडेंड के डेट को शेयर होल्डर्स लिस्ट में जिसका नाम है कंपनी के पास उसको डिविडेंड मिलेगा, फिर आप दोनों देख लो डिविडेंड का, ठीक है। कंपनी तो सॉर्टेड है। सो ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड इन्होंने क्या किया कि जो मुझे कॉस्ट लगी इन्वेस्टमेंट की, तभी मुझे वो 5,000 पे करना है ना उसको, क्योंकि बाद में कंपनी से मुझे मिलने वाले हैं 5,000, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने लेस कर दिया वो डिविडेंड कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट। जब कंपनी से मिला डिविडेंड तो कॉस्ट कम हो गई, मतलब ना उतनी इन्वेस्टमेंट की। 10,000 शेयर्स के लिए फॉर एग्जांपल आपने पे किए हैं इन्फोसिस शेयर्स के, एंड 5,000 फॉर डिविडेंड, क्योंकि बाद में आपको 5,000 कंपनी से मिलने वाले थे। सो 15,000 वाज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड जब डिविडेंड रिसीव हुआ था आपने उसको इन्वेस्टमेंट से माइनस कर दिया। सो दिस ट्रीटमेंट इज करेक्ट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, ये लेस ही करना होता है। बट अभी इधर डिविडेंड रिसीव्ड कौन सा इनकम है? इन्वेस्टिंग है, इनफ्लो, एंड नेट अलाउड होता है क्या? नहीं होता है, ओके। सो ऐसे आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो फॉर AS3, AS21 से हिसाब से करेक्ट ट्रीटमेंट है। सो अभी क्या हुआ है? सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रिएट करके मैं दिखाती हूँ, मुझे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस बताओ। 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, 50,000, जो सेल हुआ है उसका WDV 70 हाँ, ओपनिंग 80 क्लोजिंग 50 ना।
बाय बैंक 70,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक है, यहाँ तक हो गया रोमन 3। अभी रोमन 4 देखो, जब डिविडेंड रिसीव होता है तब आप एंट्री करते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू, हाँ डिविडेंड, $5,000 थी ना अमाउंट, एंड ये डिविडेंड P&L को क्रेडिट करने की जगह कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। वेरी गुड, बाय डिविडेंड। इसका बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, ये क्या होगा 25, क्या लग रहा है, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, करेक्ट। आपलं प्लस कुठे गेलं, so this will be balancing figure to bank account, purchase of investments outflow under investing। ओके, सो ये नॉर्मल ही है, देखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखा, बाय बैंक सेल के लिए जो प्रॉफिट हुआ वो टू P&L 20,000। सिर्फ ये एक एंट्री आप लिख दो, बैंक टू डिविडेंड रिसीव लिख दो पहले 5,000 की एंट्री, एंड सेकेंड एंट्री डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, एंड इंस्टेड ऑफ P&L को कौन सा क्रेडिट होता है, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड जो मिलेगा वो आपका इनकम है, सो वो आप P&L को क्रेडिट कर सकते हो, बट जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है वो इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट सेट ऑफ करना होता है एज पर AS 21। ये दो एंट्रीज लिखो पहले, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड, and second entry will be dividend received account debit to इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट। ओके, हेच विचारत होतास ना सिद्धार्थ का नाही, अजून पुढचं, हां ओके, पुढची ॲडजस्टमेंट। ये जो स्टूडेंट यहाँ पर डिविडेंड नहीं ट्रांसफ़र करेगा उसके केस में परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कितनी आएगी, हाँ हाँ हाँ, सो वो गलत हुआ, हाँ फिर परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट उसका, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक उन्होंने क्या दिया है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव वाज एडजस्टेड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, सो रोमन 4 भी आपने लिखा है, इन्वेस्टमेंट के सामने नंबर लिखा है। ओके, एंड फिर डिविडेंड रिसीव्ड की ट्रीटमेंट, हाँ इन्वेस्टिंग का इनफ्लो, यस 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 करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, इंटरिम डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड एंड पेड at 15% ड्यूरिंग द करंट ईयर। इंटरिम डिविडेंड मतलब जो बीच में डिविडेंड पे किया जाता है वो। आपके पास शेयर कैपिटल कितना है, सो वो 1 लाख कब इशू किया है पता ही नहीं है ना, सो क्या एजम्पशन करोगे, एट द एंड ऑफ द ईयर। सो 5 लाख पे 15% 75,000, it is declared and paid, so P&L to interim dividend, ये ट्रांसफर की एंट्री, पहले पेमेंट की एंट्री, इंटरिम डिविडेंड टू बैंक,
एंड सेकेंड एंट्री P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरिम डिविडेंड, अमाउंट कितनी आई थी? सो 75,000 डिविडेंड पेड कौन सी एक्टिविटी हुई? फाइनेंसिंग का आउटफ्लो, ठीक है। एंड आपका जो प्रॉफिट आया था वो कितना था? हाँ 50,000 यहाँ पर सिद्धांत। प्रोविजन फॉर टैक्स 1,35,000 आया था हमारा, एंड ये जो डिविडेंड है वो भी ऐड बैक करना पड़ेगा, बिकॉज डिविडेंड इज नॉट एक्सपेंस, डिविडेंड इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्जेस आपको प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ तो भी पे करना ही पड़ता है, एंड एप्रोप्रिएशन इज डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट हुआ तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। आप आपके एम्प्लॉयज़ को बोल सकते हो क्या इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ है, आपको सैलरी नहीं मिलेगी। आप MSCB में जाके बोल सकते हो क्या इस साल नो इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट क्योंकि मुझे लॉस हुआ है, ओके, नो वाईफाई पेमेंट, नो मोबाइल रिचार्ज, वो पेमेंट आपको करने ही पड़ेंगे, दैट आर द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जब प्रॉफिट हुआ तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो प्रॉफिट एक्चुअली मुझे 2,75,000 का हुआ, फिर आपने उसमें से डिविडेंड दिया 90,000 का, फिर 1,00,000 एक्चुअली 2,75,000 में से पहले टैक्स माइनस होगा, देन डिविडेंड माइनस होगा, देन ये 50,000 आया जो आपने ओपनिंग 50,000 में ऐड करके क्लोजिंग 1,00,000 आया, ओके। सो आपको ये जो डिफरेंस दिख रहा है 50,000 वो नेट प्रॉफिट एक्चुअली नहीं है, प्रॉफिट आपको हुआ है, ये 90,000 भी प्रॉफिट का ही पार्ट है, बट वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज अ इंटरिम डिविडेंड 15%। सो 15% उन्होंने लिया है 6 लाख पे ना, 6 लाख पे 15% इज 90,000। सो क्या एजम्पशन है? इशूड ॲट द बिगिनिंग हे क्या म्हणून, हां काही करू शकतो, काही आउट आहे ॲट द बिगिनिंग हे अजून करू, ओके। सो जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहता है ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी के टाइम, कौन से मेथड में? इनडायरेक्ट, वो होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो हमने पहले क्लोजिंग एंड ओपनिंग का डिफरेंस लिया 50,000, फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो भी ऐड बैक करना पड़ेगा 90,000, फिर जो टैक्स आपने डिडक्ट किया था वो भी ऐड बैक करना पड़ेगा। ये सीक्वेंस ऐसे चाहिए 50,000, फिर यहाँ पर डिविडेंड चाहिए 90,000, एंड देन प्रोविजन फॉर टैक्स चाहिए 1,35,000, फिर 2,75,000 इसके आगे लिखो दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जहाँ से आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट होता है। डिविडेंड पेड के क्या ट्रीटमेंट हुए? आउटफ्लो अंडर फाइनेंसिंग एंड एड बैक, बट एड बैक कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं करना है, एड बैक वर्किंग नोट में करना है, क्योंकि स्टार्ट होगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से कैश फ्लो। सो वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे कैसे आओगे? वर्किंग नोट बना के आओगे आप। सो जो इलस्ट्रेशंस हुए थे उसमें डिविडेंड ऐसे नहीं था क्या? नहीं, जो ड्यूरिंग द ईयर का वो तो पिछला 1,00,000 पे कर दिया ना, तो उसकी ट्रीटमेंट सिर्फ डिडक्ट फ्रॉम फाइनेंसिंग होती है। जो करंट ईयर में डिक्लेयर किया एंड करंट ईयर में पे किया उसकी ट्रीटमेंट फर्स्ट टाइम देखी हमने। अभी तक हम क्या देख रहे थे? ओपनिंग में डिविडेंड पेएबल था, उसका पेमेंट कर दिया तो क्या होता था? सिर्फ फाइनेंसिंग से आउटफ्लो दिखाना था। बट फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन में आया कि डिविडेंड डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड पेड ऑल्सो ड्यूरिंग द ईयर। सो पेड की ट्रीटमेंट आपको ऑलरेडी पता है, आउटफ्लो अंडर फाइनेंसिंग। डिक्लेयर्ड की ट्रीटमेंट P&L को डेबिट होता है वो, इसलिए ऐड बैक करना पड़ता है। क्यों ऐड बैक किया? क्योंकि इट इज़ नॉट ऑपरेटिंग, इट इज फाइनेंसिंग। ये क्लियर हुआ ना अभी? ये रोमन 4 था क्या एडजस्टमेंट?
तो ओनली हाँ, क्योंकि P&L को ऐड बैक उस प्रीवियस ईयर के कैश फ्लो में किया होगा हमने ऐड बैक. 5. 6. Income tax liability for the current year was estimated at 1,35,000. एस्टिमेट मतलब प्रोविजन, सो वो 1,35,000 ऐड किया था. एंड कुछ पेमेंट का दिया था क्या उन्होंने? हाँ, सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, टू बैलेंस कैरिड डाउन 95,000, बाय P&L 1,35,000, सो बैलेंसिंग फिगर इज टू बैंक. हाँ, लास्ट क्वेश्चन में क्या आया था? बैलेंसिंग फिगर बाय P&L आया था. सो प्रोविजन फॉर टैक्स मुझे बताओ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 60,000. टू बैलेंस कैरिड डाउन बताओ. 95,000. एंड एस्टिमेटेड मतलब ही प्रोविजन क्रिएट की है अपने बाय P&L अकाउंट 1,35,000. क्लोजिंग बैलेंस बताओ कितना आ रहा है? करो फटाफट कैलकुलेशंस. दिस इज द पेड, दिस इज इनकम टैक्स पेड. ये टू बैंक आएगा. सो जो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंडर लेस करते हो, इनकम टैक्स पेड विल बी 1 लाख एंड एड बैक कितना करोगे? 1,35,000. ओके. अभी तक के क्वेश्चंस में बैलेंसिंग फिगर बाय P&L आ रहा था. इस क्वेश्चन में बैलेंसिंग फिगर टू बैंक आया, इनकम टैक्स पेड वाला. सो शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो है ना, उसके सामने रोमन 6 लिखा नंबर. And Roman 7, depreciation at 15% has been charged on plant and machinery, but no depreciation has been charged on building. So 5 lakh पे 15%, 75,000 वो ऐड बैक करोगे ना. सो 5 लाख माइनस 75,000, सो कितना आना चाहिए? 4,25,000. बट कितना आ रहा है? 7,65,000. 3,40,000 परचेस ऑफ प्लांट आउटफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग. सो ये आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो लेजर. हाँ, और कुछ डाउट है क्या 11 में? तो मुझे वर्किंग कैपिटल का बताओगे, इंक्रीज डिक्रीज के इफेक्ट्स. वही बाकी है ना अभी. हम्म. 5,000 का इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स हुआ है. सो क्या है ये? हाँ, क्रेडिट परचेस किए ना, मतलब आपने बट पेमेंट नहीं किया तो ऐड. इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स ऐड. अदर करंट लायबिलिटीज नोट 4 में जाके देखो, उसमें से डिविडेंड पेएबल का आपका हो गया है. लायबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस 10,000 से बढ़ गए हैं. इंक्रीज इन लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस 10,000 का ऐड. नेक्स्ट, हाँ, इंक्रीज इन इन्वेंट्री 5,000 लेस. ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गए 25,000 से लेस. इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स
25,000 लेस, अदर करेंट एसेट्स भी बढ़ गए 35,000 से, सो लेस less, and cash equivalent is decreased by 40,000, so net decrease in cash and cash equivalent आपका 40,000 आना चाहिए, तो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है. इट इज़ अरिथमेटिकली करेक्ट, ट्रायल बैलेंस जैसे. ओके आपने इनफ्लो फाइनेंसिंग की जगह इन्वेस्टिंग में इनफ्लो लिख दिया तो भी टैली होने वाला है. जैसे ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में देखा था, वैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट टैली है, मतलब पूरा करेक्ट है, ऐसे नहीं है. ठीक है, बट एटलीस्ट हाँ कुछ तो मार्क्स आ जाएंगे, उतनी एश्योरिटी आपको मिलेगी कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन के लिए, क्योंकि वो आप एग्जाम में ही चेक कर सकते हो कि एटलीस्ट डिफरेंस आ रहा है मेरा 40,000, वो ओपनिंग क्लोजिंग मैच हो रहा है. एंड अगर मैच नहीं हो रहा है तो वैसे ही छोड़ दो. हाँ आप चेकर को मत ये करो कि हाँ मैम ने बताया ना ऐसे 90 ओपनिंग 50 तो नेट डिक्रीज 40 लिख दो, एंड ऊपर कुछ भी नहीं है, ऊपर की टोटल 40,000 नहीं हो रही है तीनों की, तो 40,000 वहाँ पर नहीं लिखना है. आप चेकर को मिसगाइड कर रहे हो, ये चेकर को समझ रहा है, चेकर सीए है, वो वही काम करता है चेकिंग का, और उसने भी ऐसे किया होगा जब वो सीए स्टूडेंट था. तो क्या होता है, चेकर इरिटेट होता है कि यू आर मिसगाइडिंग द चेकर. ओके आपको नहीं आ रहा है तो भी आप जानबूझ के दिखा रहे हो कि मुझे आ रहा है आंसर, तो ऐसे नहीं करना है. ओपन कि नहीं आ रहा है, हैंड्स अप, नहीं आ रहा है मुझे, छोड़ दिया मैंने बीच में क्वेश्चन, जितना आ रहा है उतना मैंने सॉल्व किया है. तो फिर सोचता है वो कि हाँ ठीक है, इसने जितना आ रहा था उतना ही सॉल्व किया है. ओके कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, फाउंडेशन में बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही तो जो एसेट साइड की टोटल है वही लायबिलिटीज़ को लिख देते हैं, दिखते वक्त दिखेगा बैलेंस शीट टैली है, बट जब ईच एंड एवरी आइटम चेक करने जाओगे तो नहीं होती है वो टैली. तो ऐसे आपने चेकर के साथ किया तो और भी गंदे मार्क्स मिलेंगे. यू आर मिसगाइडिंग ना, आप सिर्फ शो कर रहे हो देखो देखो टैली हुई है, जो सच में टैली नहीं हुई है. सो छोड़ देना है. सो दो अलग टोटल्स आ रहे हैं, अलग टोटल्स लिख दो, सरेंडर करो वहाँ पर कि नहीं टैली हुआ है. फिर चेकर को समझता है कि हाँ इसने सच में जितना आ रहा है उतना ही वो सॉल्व किया, उसने कुछ ऐसे मिसगाइड नहीं किया. ठीक है, ट्वेल्व एंड 13 डिस्कस करते हैं, एंड आप घर पे सॉल्व कर सकते हो ना. फिर 12 में क्या एक्सप्लेन करना है, यहाँ गया सब कुछ. सिक्स एडजस्टमेंट्स है. ओके रोमन 1, the company sold one property plant and equipment for 1 lakh, the cost of which was 2 lakh and the depreciation provided on it was 80,000. So sale of PPE inflow under investing 1 lakh, cost 2 lakh है उसकी, depreciation उसके ऊपर 80,000 का हो चुका है. So WDV 1,20,000 का सेल किया आपने 1 lakh को, so there is a loss of 20,000. so वो लॉस क्या करना है, हाँ डेबिट हुआ रहेगा वो एड बैक करना पड़ेगा लॉस, एंड इनफ्लो 1 लाख का. ओके यहाँ पर मेथड कौन सी है, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन. सो ओपनिंग प्रोविजन कितनी है बताओ, पहले का ओपनिंग है. सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,20,000, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है,
9,20,000. 2 balance carried down 11,60,000. जो एसेट आपने सेल किया है उसका क्या आएगा एंट्री, उसके ऊपर कितना डेप्रीसिएशन हुआ था, 80,000 का डेप्रीसिएशन हुआ था ना, तो वो प्रोविजन करके जो रखी है वो अभी निकाल लेनी है प्रोविजन. एसेट गया फिजिकली, वो बुक से भी जाना चाहिए. बुक से कैसे जाता है, वो प्लांट अकाउंट में डेबिट बैलेंस होता है उधर से भी जाना चाहिए एंड प्रोविजन अकाउंट से भी वो जाना चाहिए. सो प्रोविजन अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस होता है उससे जाना चाहिए मतलब डेबिट, एंड प्लांट अकाउंट को डेबिट बैलेंस होता है उससे जाना चाहिए मतलब क्रेडिट रिवर्स. सो एंट्री क्या होगी, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू प्लांट. सो प्रोविजन अकाउंट के डेबिट को टू प्लांट अमाउंट इज 80,000. ठीक है, इतना ही था क्या. ओके, रोमन 2 भी देखते हैं क्या है. द कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड टू राइट ऑफ अनदर आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्टिंग 56,000 ऑन विच डेप्रीसिएशन अमाउंटिंग टू 40,000 हैज बीन प्रोवाइडेड. सो देखो 56,000 ओरिजिनल कॉस्ट था, उसके ऊपर ऑलरेडी डेप्रीसिएशन 40,000 का हुआ है, तो उसकी WDV कितनी है 16,000 आज उसकी वैल्यू है, वो राइट ऑफ कर देनी है. मतलब वो बोल रहे जो आप 16,000 बोल रहे हो वो भी वैल्यू नहीं है आज, उसकी ज़ीरो वैल्यू है. लॉस मतलब P&L अकाउंट डेबिट टू प्लांट जाएगा वो. ओके, सो ये भी आपको निकाल देना है 40,000, क्योंकि वो एसेट नहीं रहा तो उसका प्रोविजन भी नहीं रहेगा. सो ये भी आया जाएगा टू प्लांट अकाउंट 40,000. ठीक है, ओके. और कुछ डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर दिया है उन्होंने 3,60,000, वो आएगा यहाँ पर बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट. ओके, डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर है वो, उसकी एंट्री होती है डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन. डन, ओके. इतना ही था क्या, नहीं इतना ही था मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट रिलेटेड इतना ही था क्या. ओके, तो अभी चेक करो क्या हो रहा है. ये टैली हो रहा है क्या अकाउंट, हो गया ना टैली. क्लोजिंग बैलेंस आ गया इसका 11,60,000. करें, क्या क्या किया आपने इसमें, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिए पहले, फिर जो ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रीसिएशन था बाय डेप्रीसिएशन 3,60,000. ओके, इसकी जर्नल एंट्री बताओ, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट. डेप्रीसिएशन नॉन कैश आइटम है, ये एड बैक होने वाला है 3,60,000. फिर जो एसेट चले गए हैं आइदर बिकॉज ऑफ सेल या राइट ऑफ की वजह से, उसका टू प्लांट किया आपने 80,000 40,000. सो क्लोजिंग बैलेंस 11,60,000 टैली हो गया. ये लेजर अकाउंट हो गया आपका टी फॉर्म में प्रिपेयर करके रफ में, घर जाके डिटेल में आप सॉल्व करोगे. ठीक है, उसके बाद पीपी का अकाउंट मुझे बताओ, ओपनिंग बैलेंस कितना था, $32 लाख. करेक्ट, बाय बैलेंस कैरिड डाउन बताओ, बाय डेप्रीसिएशन इधर लिखना है नहीं, हाँ प्रोविजन को ऑलरेडी क्रेडिट किया था आपने. करेक्ट, और जो सेल हुआ है उसका क्या लिखना है, बाय बैंक 1 लाख और लॉस मध्ये नाही पण बाय 16,000.
1 लाख के ऊपर 80,000 का डेप्रीसिएशन हो चुका है, मतलब उसकी WDV है, सॉरी 2 लाख कॉस्ट के ऊपर 80,000 डेप्रीसिएशन हो चुका है, मतलब उसकी WDV है 1,20,000 एंड वो आपने सेल किया है 1 लाख को, सो बाय लॉस ओके। सो देखो यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर बाय बैंक आया, सेल की अमाउंट, लॉस की अमाउंट 20,000 एंड यहाँ पर आपने 2 प्लांट 80,000 किया था ना इसके ऊपर, तो ये क्या आएगा यहाँ पर बाय प्रोविजन, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, वो आगे आप लिख दोगे ना, वो कितना है 80,000, इसकी टोटल 2 लाख हो रही है क्या, इन तीनों की टोटल प्रोविजन 80,000 प्लस सेल की अमाउंट प्लस लॉस की अमाउंट मिला के 2 लाख हो रही है, विच इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द एसेट सोल्ड, क्योंकि ये पीपी अकाउंट एट कॉस्ट होता है ना, क्योंकि डेप्रीसिएशन कहाँ पर जाता है, प्रोविजन में एक्यूमुलेट करते हो आप, ये अकाउंट एट कॉस्ट ही होता है। सो जब कोई भी एसेट सेल होगा, राइट ऑफ होगा, तो जो क्रेडिट देना है ना आपको, वो कॉस्ट दे क्रेडिट देना है। सो चेक करना है 2 लाख का गया ना एसेट सेल पे, तो 2 लाख क्रेडिट गया क्या आपका, यस गया, कैसे गया, बाय बैंक 1 लाख, बाय लॉस 20,000, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट 80,000। 80,000 जो डेप्रीसिएशन है वो करंट ईयर का है या एक्यूमुलेटेड है, अभी तक का एक्यूमुलेटेड है, कौन से एसेट पे, पूरे सारे एसेट्स पे या इस एसेट का, 2 लाख जिसकी कॉस्ट थी उस एसेट का एक्यूमुलेटेड 80,000 है। ओके, तो वो प्रोविजन अकाउंट से भी हटा दिया आपने डेबिट करके, एंड प्लांट अकाउंट को क्रेडिट करके प्लांट भी हटा दिया। प्लांट 2 लाख का हटाना पड़ेगा क्योंकि प्लांट अकाउंट इज एट कॉस्ट, एंड डेप्रीसिएशन कितना रिमूव करना है, जितना एक्यूमुलेट किया था, कितना एक्यूमुलेट किया था आपने 80,000, सो रिमूव भी 80,000 करना है, ठीक है, ओके, यस, देन नेक्स्ट वन, हाँ, सो यहाँ पर भी राइट ऑफ में बाय प्लांट 40,000, इसकी कॉस्ट 56 है ना, एंड 40,000 का डेप्रीसिएशन आपने किया हुआ है इसके ऊपर, 56,000 कॉस्ट पे 40,000 डेप्रीसिएशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, सो 16,000 इसकी WDV है, बट वो बोल रहे हैं अभी वो भी वैल्यू नहीं है, तो वो बाय P&L, ओ सॉरी, प्लांट को प्लांट ही ये किया, सॉरी, बाय प्रोविजन अकाउंट, करेक्ट। सो 40,000 की प्रोविजन एंड 16,000 का राइट ऑफ, ऐसे चेक किया आपने, 56,000 कॉस्ट थी ना उसकी, वो भी गया, ठीक है। और क्या है इसमें, सो अभी बैलेंसिंग फिगर बताओ, करो कैलकुलेट, आपका कैलकुलेटर का स्पीड बढ़ना चाहिए ऐसे लग रहा है कि आपको, दिस इज परचेस ऑफ प्लांट, बैलेंसिंग फिगर, ये कहाँ पे जाएगा, आउटफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग, करे, और क्या क्या ऐड बैक करोगे ऑपरेटिंग में, डेप्रीसिएशन, लॉस, ओके, ये लॉस ऐड बैक किया, ये P&L का भी ऐड बैक करोगे ना, इट्स अ नॉन कैश आइटम, आपने सिर्फ राइट ऑफ किया है, उसकी जर्नल एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू प्लांट, सो ये भी ऐड बैक किया। इधर आप बोल रहे हो ये डेप्रीसिएशन ऐड बैक किया, इनफ्लो क्या दिखाया आपने,
दिस इज इनफ्लो ना, सेल ऑफ पीपी 1 lakh इनफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग, आउटफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग 8,56,000 एंड ये तो ओपनिंग वाले हैं ये दोनों प्रोविजन एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग द ईयर कुछ नहीं किया है, ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रीसिएशन 3,60,000 एड बैक कर दिया है। इसका फोटो सेंड करूँ ग्रुप पे या फटाफट लिख के लेते हो, या बिना देख के आप घर पे कर सकते हो ये? हाँ कर सकते हैं ना। सो 1, 2 एंड 3 तीनों नंबर्स आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के सामने होंगे। 4th नंबर कंपनी सोल्ड सम इन्वेस्टमेंट एट अ प्रॉफिट ऑफ 40,000, सो 40,000 लेस फ्रॉम ऑपरेटिंग। सम इन्वेस्टमेंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, सम मतलब कितना। ओपनिंग में 4 लाख था, फिर 3,20,000 हुआ, मतलब 80,000 का सेल किया रहेगा 40,000 प्रॉफिट पे, मतलब इनफ्लो हुआ है 1,20,000 का इनफ्लो। एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम, सो लेस करते वक्त 40,000 करोगे बट इनफ्लो दिखाओगे 1,20,000 का। करेक्ट। तो आपने रोमन 4 लिखा इन्वेस्टमेंट्स के सामने। डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम, डिबेंचर्स वेर रिडीम एट द ईयर एंड, मतलब पूरे साल का इंटरेस्ट डिबेंचर्स पे देना है। सो इंटरेस्ट का क्या होगा, एड बैक एंड आउटफ्लो अंडर फाइनेंसिंग एंड रिडम्पशन एट 5% प्रीमियम। सो रिडम्पशन दोनों का, हाँ, डिबेंचर्स का एंड प्रेफरेंस शेयर्स का। रिडम्पशन मीन्स रीपेमेंट, सो आउटफ्लो अंडर फाइनेंसिंग। सो जो भी अमाउंट है उसमें 5% ऐड करना पड़ेगा ना। सो 4 लाख का 2,80,000 हो गया, मतलब 1,20,000 से कम हुए। 1,20,000 पे 5% कैलकुलेट करो, 6,000, सो 1,26,000 का आउटफ्लो है। एंड डिबेंचर्स का कितना है, सेम 1,26,000। एंड व्हाट अबाउट द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स? झालं, ते झालं ना, फाइनेंसिंग आउटफ्लो 1,26,000। ये प्रीमियम कहाँ पर एडजस्ट किया है उन्होंने, कहाँ है सिक्योरिटीज प्रीमियम? किती होता मॅम आपलं? 6,000 दिख रहा है क्या स्क्रीन पे कुछ? 6,000 दिख रहे हैं क्या? दैट इज एडेड बैक, मतलब वो P&L को डेबिट हुआ है। पण ते करत नाही ना, त्या पर्टिक्युलर प्रॉब्लेमसाठी होतं ना. हाँ, नहीं, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ऐसा था कि वो सिक्योरिटीज प्रीमियम के अगेंस्ट एडजस्ट करना है। सो उसकी एंट्री क्या होगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ आइदर डिबेंचर्स या प्रेफरेंसेस। नहीं, सिक्योरिटीज प्रीमियम था, चेक करो आप। 9 मध्ये प्रीमियम वॉज चार्ज टू द P&L अकाउंट ऑफ द ईयर, डिबेंचर्स वर रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम एट द एंड ऑफ द ईयर। P&L था, हाँ, हाँ, तो वहाँ पर भी एड बैक किया होगा। हाँ, पण ते फक्त त्या पर्टिक्युलर प्रॉब्लेमसाठी ते होतं, नाहीतर एरवी सिक्युरिटीज प्रीमियम. हाँ, बट इधर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है ही नहीं, सो P&L में एड बैक। इधर भी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट नहीं है या है, ये आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस की नोट देख के समझेगा ना। क्वेश्चन 12 के नोट्स में जाके देखा क्या आपने, रिजर्व सरप्लस में है क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है, फिर आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, P&L।
ठीक है। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम का सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट में दिए हुए है यूटिलाइजेशन। सो वो यूटिलाइजेशन अगर प्रीमियम अकाउंट है तो करोगे, इधर भी नहीं है तो एड बैक। सो वो प्रीमियम भी एड बैक होगा, ठीक है। सो डिबेंचर्स के केस में क्या क्या एड बैक होगा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है। एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस वो भी एड बैक होगा। एंड इंटरेस्ट पेड नीचे माइनस होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, एंड रीपेमेंट्स भी माइनस होंगे ना, आउटफ्लो है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस दोनों फाइनेंसिंग से माइनस करना है पूरा 1,26,000। 1,20,000 वॉज फेस वैल्यू प्लस 6,000, बट प्रीमियम एड बैक करते वक्त सिर्फ 6,000 एड बैक करोगे, ठीक है। And last one, company decided to value inventory at cost, whereas previously the practice was to value inventory at cost less 10%. The inventory according to the books on 31st March 2000 was 2,16,000. The inventory on 31st March 2001 was correctly valued at 3 lakh. So प्रीवियस ईयर में वो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे रिकॉर्ड करते हैं, पता है। सो लास्ट ईयर सिनारियो ऐसा था कि एनआरवी वॉज लोअर, सो उन्होंने कॉस्ट लेस 10% पे रिकॉर्ड किया था। लास्ट ईयर का क्लोजिंग विल बी करंट ईयर का ओपनिंग। सो जो आपका ओपनिंग आया 2,16,000 वो कॉस्ट पे नहीं है, वो कॉस्ट से 10% कम है। मतलब अगर कॉस्ट 100 है तो वो दिखता है 90 पे, ओके। सो अभी वो 2,16,000 पे दिख रहा है ना, तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 2,40,000। सो डिफरेंस बताओ मुझे। 24,000 से इन्वेंट्री आपकी कम दिख रही है, सो वो बढ़ा दी आपने, तो क्या होगा ग्रॉस प्रॉफिट का? सो माइनस करना है। ग्रॉस प्रॉफिट कम मतलब ही नेट प्रॉफिट कम, तो वो नेट प्रॉफिट करेक्ट नेट प्रॉफिट लेना पड़ेगा ना आपको। सो करेक्ट नेट प्रॉफिट कब आएगा? जब आप 24,000 लेस करोगे। सो वो भी किधर करना है? ऊपर ही चेंजेस में। इंक्रीज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आफ्टर इन्वेंट्री एडजस्टमेंट। सो देखो 3,40,000 कहाँ से आया है? क्लोजिंग P&L का बैलेंस है क्या, चेक करो। रिजर्व्स एंड सरप्लस की नोट ओपन करो। हाँ, क्लोजिंग 3,40,000 है, ओपनिंग 2,40,000 था का, उसमें 24,000 उन्होंने बढ़ा दिया है। क्या है वो? लास्ट ईयर का इन्वेंट्री, लास्ट ईयर का क्लोजिंग आपने बढ़ा दिया 24,000 से, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट बढ़ेगा ना। सो लास्ट ईयर का प्रॉफिट अभी 2,40,000 नहीं है, अभी वो क्या हो गया है? 2,64,000 हुआ है। सो आपको जो डिफरेंस लेना है वो 3,40,000 माइनस 2,64,000 ऐसे ले सकते हो, नहीं तो मैं जो बोल रही थी कि 3,40,000 को कम करो 24,000 से। 3,40,000 माइनस 24,000 माइनस 2,40,000 ऐसे मैं बता रही थी, दोनों का इफेक्ट सेम ही आ रहा है, ओके। इन्वेंट्री चेंज होने से प्रॉफिट पे चेंज होता है। ओपनिंग इन्वेंट्री आपने बढ़ा दिया तो ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा, बट ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना, वो 24,000 से बढ़ गया, क्लोजिंग बढ़ गया। क्लोजिंग क्रेडिट साइड को होता है, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। लास्ट ईयर का प्रॉफिट 2,40,000 था, वो बढ़ गया 24,000 से 2,64,000 हो गया। अभी का प्रॉफिट 3,40,000 माइनस 2,64,000 करना है। सो रिजर्व सरप्लस का जो नोट है उधर रोमन नंबर डालो, वो क्या है? 6 है क्या? कितना नंबर है वो रिजर्व सरप्लस में किधर डाल रहे हो? P&L के सामने
ओके शुरुआत ही ऐसी है आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट की, क्योंकि शुरुआत ही करेक्ट प्रॉफिट से करनी पड़ेगी आपको. सो दिस इज करेक्ट प्रॉफिट. 1 लाख इज नॉट करेक्ट प्रॉफिट. देन ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कुछ हुआ है क्या, वो कैसे समझा. जनरल रिजर्व का बैलेंस बढ़ गया क्या, देखो 1,60,000 से बढ़ गया है. क्यों बढ़ गया, क्योंकि P&L से ट्रांसफर किया था. तो ये भी ऐड करना पड़ेगा. प्रोविजन फॉर टैक्स 3,40,000 कैसे आया. शॉर्ट टर्म प्रोविजंस चेक करो. दिस ईयर प्रोविजन 3,40,000 एंड ओल्ड वाला पेमेंट. इनकम टैक्स पेड 3,60,000 ये प्रीवियस ईयर का है एंड करंट ईयर का 3,40,000 ऐड करने के बाद आपको मिला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. फिर आपने एडजस्टमेंट में लॉस ऑन सेल ऐड बैक करोगे. डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ पीपी ये राइट ऑफ किया ना 16,000. देन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस करोगे, दोनों प्रीमियम्स ऐड बैक करोगे एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऐड बैक करोगे. देन यू विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. वर्किंग कैपिटल चेंजेस आपको आई होप आ जाएंगे. देन कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस लेस इनकम टैक्स पेड, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. एंड देन ये परचेस ऑफ पीपी, सेल ऑफ पीपी, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो निगेटिव आया इसलिए नेट कैश यूज्ड. प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ कैपिटल, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. सो इतना सब करके नहीं लाना चाहिए क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग सेम है. ठीक है. सो ये करोगे 12th. यहाँ पे टैक्स तो नहीं करा. प्रोविजन 360 होती आता 340 तर मग 20,000 नाही नाही लास्ट इयरची पे केली 360 म्हणजे एक्झॅक्ट केलेली. जेवढी प्रोविजन होती तेवढ्याच पेमेंट केलं त्यांनी. लास्ट ईयर का पे कर दिया जितना था. 3,60,000 था ना लास्ट ईयर का प्रोविजन, वो पे कर दिया एंड करंट ईयर का 3,40,000 बनाया, वो ऐड बैक कर दिया. ते कसं कळतं मग ते दिले का त्यांनी. नाही ते कळतं. म्हणजे दुसरं असं पण होऊ शकतं. तू हे कर ना, बाय बॅलन्स ब्रॉट डाऊन 3,60,000, टू बॅलन्स कॅरीड डाऊन 340. इकडे तुमच्या बँक 20,000 नाही कसं असं येईल ना. टू बँक बाय बँक होईल ते. पे केलं तर. टू बैंक 20,000 आणि मग बाय P&L 0. ओके. सो वो वही होता है 3,60,000, टू बैंक 3,60,000, बाय P&L 3,40,000. अगर हम 3,60,000 की प्रोविजन बना रहे हैं तो हम 20,000 का इनकम टैक्स कैसे पे करेंगे. हम जो प्रोविजन बनाते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली उधर एक्यूरेट हो जाता है. ओके. सो वैसे कंफर्म नहीं होगा. 3,60,000 का प्रोविजन करके 20,000 का पेमेंट किया एंड फिर क्लोजिंग 3,40,000 कहाँ से आया. हाँ हाँ. सो वो लास्ट प्रोविजन में से 20,000 पे करके अभी 3,40,000 बाकी है, ऐसे नहीं है. ऐसे हो ही नहीं सकता. आप इतनी प्रोविजन करके क्यों रखोगे ना. 20,000 ही टैक्स पे करना था तो 13 आप कर सकते हो या इनडायरेक्ट मेथड से करना है. ये भी इशूड एट द ईयर एंड दिया है 9% डिबेंचर्स. सो उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस का कुछ नहीं आएगा, ना एड बैक करना है ना आउटफ्लो दिखाना है. करेक्ट. सो 10,40,000 इज आफ्टर चार्जिंग डेप्रीसिएशन. सो डेप्रीसिएशन एड बैक होगा. ये बैड डेट वेयर रिटर्न ऑफ अगेंस्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. सो इसकी जर्नल एंट्री प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स. फर्स्ट एंट्री बैड डेट्स टू डेटर्स यही होती है. बैड डेट्स की एंट्री बैड डेट्स टू डेटर्स होती है. बैड डेट्स ट्रान्सफर करने की एंट्री अलग होती है. आता कळलं असेल फाउंडेशनला मी बडबडायचे. हां.
सो वो इधर P&L को डेबिट होता है, नहीं तो प्रोविजन को। यहाँ पर स्पेसिफिक दिया है प्रोविजन के अगेंस्ट राइट ऑफ किया है, सो आपके P&L को डेबिट गया ही नहीं है, तो ऐड बैक करोगे क्या? नहीं, तो इसका कुछ नहीं करना है मतलब। ठीक है, सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल्स के टाइम थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। ओपनिंग कितना था प्रोविजन? 1,50,000, उसमें से 2,30,000 राइट ऑफ कर दिया आपने। सो अगेन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 1,50,000, टू बैलेंस कैरिड डाउन इज 1,90,000। ओके, यहाँ पर ही 2 बैड डेट्स कर दिए ना आपने, 2,30,000। जिया क्या कर रही है? ओके, 2 बैड डेट्स 2,30,000, सो बाय P&L आ जाएगा फिर रिमेनिंग। इसको मैंने हेडिंग वगैरह कुछ नहीं दिया है, आप कंसंट्रेशन कर रहे हो, सो आपको पता है कि ये कौन सा लेजर अकाउंट है, कौन सा है ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट चल रहा है बाय P&L। 2,70,000 ये ऐड बैक होगा, क्योंकि प्रोविजन 2,70,000 की बनाई थी। प्रोविजन क्रिएशन, बैड डेट्स भले ही राइट ऑफ अगेंस्ट प्रोविजन हुए हैं, बट प्रोविजन क्रिएट करनी पड़ी ना, वो तो P&L को डेबिट करके हुआ। सो प्रोविजन मतलब नॉन कैश, सो ऐड बैक 2,70,000। ये 2 मार्क की एडजस्टमेंट है। सो अगर किसी को नहीं समझी है तो मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। ओपनिंग क्लोजिंग लिखा है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000, टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,90,000। उन्होंने दिया है बैड डेट्स रिटर्न ऑफ अगेंस्ट प्रोविजन, सो 2 बैड डेट्स 2,30,000। सो बैलेंसिंग फिगर बाय P&L 2,70,000, ये नॉन कैश आइटम है इसलिए ऐड बैक किया प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। ठीक है, आप वहाँ पर 2 मार्क्स ऐसे लिख सकते हो एडजस्टमेंट के बाजू में, क्योंकि हर क्वेश्चन में अलग अलग एडजस्टमेंट थे ना, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो ये चैप्टर खत्म हुआ है फ्रॉम मॉड्यूल। एडिशनल क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं अभी भी इसके, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी स्टार्ट करना है मंडे से। ओके।